निवेश को लेकर मिथक, गलतफहमियां भी होती हैं, ये आप हमको आज समझाएंगे। लेकिन निवेश को लेकर मिथक और गलतफहमियां होती क्या हैं? मतलब एक एक करके हम इस पर आगे तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आमतौर पे जो हम मिथ्स समझते हैं, देखते हैं, लोगों को उसका विक्टिम होते हुए भी देखते हैं, क्या निवेश की भाषा में भी ऐसा ही कुछ होता होगा क्या? हाय कविता। हाँ, अगर आप कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स को बात करेंगे कविता, तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही नॉर्मली हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर में पाई जाती हैं, जो कि काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में। आई थिंक बहुत सारे कॉमन जो मिसकंसेप्शन हम देखते हैं ईटी मनी में, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट्स एक अमीर व्यक्ति का काम होता है और इसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट्स को ट्रैक करना पड़ता है, और जो मार्केट्स ट्रैक नहीं कर सकता वो बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, या फिर जनरली इन्वेस्टमेंट्स हमेशा रिस्की टाइप की होती हैं और सेफर इन्वेस्टमेंट या रिस्क को कम करने के तरीके इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं। सो आई थिंक ये कॉमन तरीके हैं जो जो शायद आपको रोकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए इंडिया में। और अगर इनको आप ओवरकम करेंगे तो आप ना कि एक बेहतर इन्वेस्टर बनेंगे, बट एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग भी बनेंगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि आज के ज़माने में या महंगाई की जो बढ़त हो रही है, इसमें आपकी बिजनेस की इनकम बियॉन्ड अ पॉइंट आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी जब आप रिटायर हो जाएंगे। तो ये दिमाग में रखेंगे तो आप शायद एक वेल्थ क्रिएशन जर्नी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे आपने, क्योंकि देखिए आर्थिक आज़ादी का सफ़र इतना आसान भी नहीं है जितना आसान लोगों को लगता है कि भैया पैसे निवेश कर दिए और बात ख़त्म हो गई। इसके भी तरीके हैं, इसके भी कायदे कानून हैं, इसके भी नियम हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। और हाँ, बहुत सारी गलतफहमियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। एक एक करके संतोष उन गलतफहमियों को समझाते हैं हम दर्शकों को। और निवेश में बहुत उलझन होना, ये वो पहला मिथक है, गलतफहमी है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। निवेश को लेके बहुत उलझन होना लाजमी है शायद उन दर्शकों में या उन निवेशकों में जिन्हें अपनी एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग के उद्देश्य को लेके क्लैरिटी ना हो, और दूसरा जब वो क्लैरिटी नहीं होती है तो आप समझ नहीं पाते कि आपके लिए सही निवेश की रणनीति या स्ट्रैटेजी क्या होगी। संतोष। कविता, सबसे पहली मिथ या मिसकंसेप्शन जो इन्वेस्टर्स को होता है ये है कि इन्वेस्टमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है या एक कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है, जिसको करने के लिए या फिर मार्केट्स ट्रैक करने पड़ेंगे या फिर फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं नहीं कहूँगा कि नॉलेज ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज जितना आप इन्वेस्टमेंट करके सीख पाएंगे या समझ पाएंगे, वो शायद पढ़ के आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई भी इन्वेस्टमेंट्स में होती है वो ये है कि उसमें रिस्क कितना है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसमें रिटर्न कितना मिल सकता है और आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप कितना रिटर्न चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, और तीसरा उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में लिक्विडिटी कितनी है कि आप कितनी आसानी से उसको बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, और उसमें बेचते या खरीदते वक्त आपको जो करंट मार्केट प्राइस है वो आपको मिले, ना कि उससे ऊपर या नीचे। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट में समझेंगे तो आसान हो जाता है। और चौथी चीज़ अगर आप समझें म्यूचुअल फंड्स को लेकर, वो ये है कि बहुत बार ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टर खुद बनाते हैं, क्योंकि उनको एक ही चीज़ करनी होती है, या फिर बेस्ट फंड लेना है, टॉप का फंड लेना है, या फिर नहीं लेना है। और टॉप के फंड्स हर मार्केट में चेंज होते हैं, तो आप अगर हर मार्केट का टॉप फंड लेना चाहेंगे तो आपको हर साल अपना फंड बेचना पड़ेगा और दूसरा फंड खरीदना पड़ेगा। तो अगर आपको ये चीज़ से ओवरकम करना है और इसको अवॉइड करना है, तो सबसे बढ़िया चीज़ म्यूचुअल फंड्स में होती है, जो कि लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स होते हैं, जो कि पैसिव फंड्स हम बोलते हैं,
इसका मतलब ये है कि आप एक फंड मत ढूंढिए इन्वेस्ट करने के लिए जो सबसे बढ़िया हो। आप पूरे मार्केट में पैसा लगाइए। आप निफ्टी का इंडेक्स फंड खरीदिए या सेंसेक्स का इंडेक्स फंड खरीदिए। और अगर आप थोड़ा और अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं तो आप निफ्टी 500 या मिड एंड लार्ज कैप का कोई इंडेक्स फंड खरीद लीजिए और आपकी लाइफ काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी कंपेयर टू सर्चिंग एवरी ईयर एक नया फंड की टॉप फंड कौन सा है। तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप सिंप्लीफाई करिए, रिस्क को समझिए, रिटर्न को समझिए, लिक्विडिटी समझिए, कितना आसानी से आप खरीद या बेच सकते हैं और फिर इंडेक्स फंड्स को अपनाइए और शायद आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा सुलझ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी पर मैं आना चाह रही थी क्योंकि इन्वेस्टिंग अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो इंडेक्स फंड से ये कितनी आसान हो जाती है या ये एक मिथ है? क्योंकि अगर आप उसके कामकाज को भी नहीं समझते तब तो मेरे ख्याल से ये पूरी प्रक्रिया आपके लिए काफ़ी जटिल हो सकती है। सो कविता, एक्चुअली ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरी तरह समझ में आए या आपको समझना है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट काम करता कैसे है। बहुत लोग जो शायद मार्केट में इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं वो भी न्यूज़ के जरिए या खबरों के बारे में पता रखने के जरिए मार्केट को ट्रैक कर बैठते हैं। लाइक सेंसेक्स आज कितने पे खुला, कितने पे बंद हुआ, या निफ्टी कितने पे बंद हुआ, तो वो आपको पता होता है। मतलब ये कि आपको पता है कि बाजार को मेजर करने का तरीका रोज का एक सेंसेक्स या निफ्टी का लेवल है। तो अगर आप ये समझते हैं कि निफ्टी एक मेजरमेंट है या फिर एक वैल्यू है रोज कि इंडिया का जो पूरी टॉप कंपनीज हैं उनमें कितनी शेयर प्राइस में कितनी उछाल आई, तो अगर आप इतना भी समझते हैं तो काफ़ी है। और इसके लिए आपके पास फंड अवेलेबल होता है कि आप निफ्टी के एक फंड में लगा लें जो कि वही 50 स्टॉक्स लेगा जो कि निफ्टी की वैल्यू दिखाता है रियल टाइम में हर रोज मार्केट की। तो आप ये समझिए कि आप निफ्टी पूरे बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक इंडेक्स फंड खरीद के। ये समझ काफ़ी हो जाएगी। और आपको ये समझना है कि ये इक्विटी के फंड्स हैं, वैसे ही डेट के फंड्स भी होते हैं जो कि आजकल काफ़ी मार्केट में हैं, जो कि इंडेक्स फंड डेट में भी अवेलेबल है। मतलब ये कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के डेट फंड में खरीद सकते हैं। लाइक एक निप्पॉन और मोतीलाल ओसवाल के पास ये फंड अवेलेबल है जो कि 5 साल की गवर्नमेंट पेपर्स में पैसा लगाता है। या कोई भारत बॉन्ड फंड एडलवाइज म्यूचुअल फंड कंपनी ने लॉन्च किया था जो कि पीएसयू और बैंकिंग कंपनीज के पेपर्स में पैसा लगाता है। तो ये एक सिंपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल मार्केट में है। आपको ये समझना है कि ये प्रोडक्ट शायद हर रोज बेहतर रिटर्न नहीं देंगे, हर साल बेस्ट रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन अगर आप इन प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो शायद आप टॉप फंड से जितना या टॉप फंड से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को सिंपल रख के। तो अब दूसरी ओर ये तो आपने आगाह कर दिया लोगों को कि किस तरह से इक्विटी और डेट में कामकाज करके आप रणनीति अपना सकते हैं, लेकिन लोगों में ना जो मूल बात है निवेश को लेकर, उसी को लेकर समझ में थोड़ी सी कमी है। क्योंकि बचत का एक जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे देश में आज भी। इसीलिए लोग कहीं ना कहीं निवेश को नहीं समझते हैं, उसकी भाषा को नहीं समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी है। संतोष। बिल्कुल कविता, एक्चुअली ये चीज़ बहुत खटकती है हम लोगों को ईडी मनी में कि हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स देखते हैं जो काफ़ी कुछ अपनी महीने की बचत को सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहना देते हैं। वो एक या शायद आलस है, शायद रिस्क ना लेने की इच्छा है, या एक जस्ट इग्नोरेंस है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती और मैं नहीं करूँगा। और उसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे पैसे बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए हैं और शायद इतना कम ब्याज दर कमा रहे हैं जो कि शायद आपके लिए, आपकी वेल्थ के लिए हानिकारक है। अगर एक एस्टीमेट के हिसाब से इंडिया में क्लोज टू 1,60,000 करोड़ के बैंक अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं। अब 1,60,000 करोड़ जो पैसे बैंकों में पड़े हुए हैं, ये इतने ज़्यादा हैं कि
ये अगर प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाए जाएं, इक्विटी में या एक अच्छी सी डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाए जाएं, तो काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं पूरी इंडिया के लिए। लेकिन हम लोग इसमें नहीं करते हैं और पैसे को अकाउंट में रहने देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस है वो सिर्फ 2 से 3% का ब्याज दर कमा रहा है सालाना, और इन्फ्लेशन जो कि महंगाई का एक मेजरमेंट है, जो महंगाई बढ़ रही है वो कम से कम 5 से 6 से 7% बढ़ रही है इंडिया में जनरली। और इसका मतलब ये है कि आपका पैसा हर साल 4% नुकसान हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा। तो ये जो सेविंग्स को लेके एक मिसकंसेप्शन है कि मैं सिर्फ पैसे को बचा के बैंक अकाउंट में सेफ्टी में रखूंगा तो मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मेरी लाइफ काफ़ी फिनेंशियली फ्री हो जाएगी। जब आप उसको देखेंगे कि आप 60 साल की एज में रिटायर हो जाएंगे और या फिर आप पैसा कमाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखेंगे, तो आपको जब जीना है 60 से 80, 85, 90 साल की एज तक, जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की बढ़ती जा रही है, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वेल्थ काफ़ी कम पड़ेगा अगर आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्विटी या बेटर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को ढूंढे बियॉन्ड सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। और ये मिसकंसेप्शन इंडिया को काफ़ी पोर बनाता है इन माय ओपिनियन, और इसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। एक और मिसकंसेप्शन जिसको शायद दूर करना बहुत ज़रूरी होगा वो ये है कि आपका जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है वो पीएफ से ही पूरा हो जाएगा, या रिटायरमेंट के बाद की जो आपकी ज़िंदगी है उसका जो पूरा प्रावधान आप करना चाहते हैं, जो बंदोबस्त करना चाहते हैं, वो आपके पीएफ के पैसे से ही पूरी तरह से हो जाएगा। और इक्विटी में रिटायरमेंट के बाद पैसे लगाना जोखिम से खाली नहीं है। तो कविता, ये एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो आपने बताया कि प्रोविडेंट फंड या आपकी पीएफ से जो आपकी इनकम या आय आएगी वो काफ़ी ज़्यादा है और आपकी रिटायरमेंट टेकन केयर ऑफ हो जाएगी, ये स्टेटमेंट ट्रू होता शायद 2000 के डेकेड में 2005 तक, जब इंडिया में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, 10%, 11%, 12% सालाना मिलता था। उस टाइम पे शायद इक्विटी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी इंडियंस को, लेकिन आज ये ब्याज दर सालाना 7-7.5% पहुंच चुका है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं पीपीएफ में कितना है, बट आई थिंक 7.5 या 7.2 के आसपास है। अब 7.2% आप अगर देखेंगे और महंगाई देखेंगे जो कि ऑलमोस्ट 7.35% चल रही है इस टाइम पे, उसका मतलब ये है कि आपकी जो पीएफ की इनकम आ रही है या सालाना ब्याज दर आ रहा है वो इन्फ्लेशन जितना ही है। मतलब आपने पैसा कमाया नहीं, आपने सिर्फ अपना परचेसिंग पावर को प्रोटेक्ट किया। जो आप खर्चा कर सकते हैं उतना ही खर्चा आप अगले साल कर पाएंगे। इसका मतलब ये है पीएफ की जो ब्याज दर है। तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है जिसमें आप जब आपकी इनकम रुक जाएगी और फिर भी आपको अपने घर के खर्चे चलाने हैं, तो ये सिर्फ परचेसिंग पावर को प्रोटेक्ट करने का तरीका काम नहीं करेगा और आपको वेल्थ लगेगी। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इक्विटी या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाएं जिसमें इक्विटी और डेट कॉम्बिनेशन में भी हो, या एसेट अलोकेशन को ऐसे बनाएं कि थोड़ा सा पैसा आपका इक्विटीज में हो, चाहे वो 20% हो चाहे 30% हो, और बाकी सब पीपीएफ के अलावा बेटर इन्वेस्टमेंट्स तरीकों में लगाए जाएं जहां पे आपको एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगी। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि जो चीज़ 2000 में ट्रू थी वो आज भी ट्रू है, ये एक्चुअली काफ़ी लोगों को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को डिले करने का काम कर रही है इन माय ओपिनियन। एक और चीज़ जो आपको समझानी चाहिए वो ये है, और जो अमूमन आपने भी शायद अनुभव किया होगा संतोष ईटी मनी पर, कि हमेशा हर कोई जो है बाज़ार में निवेश करने का सही टाइम, बाज़ार से निकलने का सही टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फंसा रहता है। और इसीलिए लोगों को निवेश करने के सही तरीके अक्सर समझ में नहीं आते कि एसआईपी के ज़रिए किया जाए, लमसम के ज़रिए किया जाए, या कब पैसे लगाए जाएँ। तो ये जो पूरा टाइमिंग को लेकर जितना भी लोगों में कंफ्यूजन है या जो उनकी समझ है वो कितनी सही है, कितनी गलत है? सो कविता, एक्चुअली अंग्रेजी में कहावत है, इट्स टाइम इन द मार्केट विच मेक्स मनी एंड नॉट टाइमिंग द मार्केट। इसका मतलब ये है कि जितना लंबे समय तक आप मार्केट में लगे रहेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ना कि
अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम करने का, मतलब कि एंट्री और एग्जिट को टाइम करना। सो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं जो कि मार्केट लेवल्स को बहुत अच्छी से समझते हैं और ज़्यादा बार सही रहते हैं और कम बार गलत रहते हैं, कि 100 में से 70-80% बार या 70-80 बार आप पैसे को बराबर टाइमिंग कर पाते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, जो कि शायद इंडिया में या पूरे ग्लोबली बहुत ही कम लोग होंगे, अगर आप उनमें बिलोंग करते हैं तो टाइमिंग आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ये चीज़ में सक्षम नहीं है। ये स्टडीज़ ही बोलती हैं, और ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स बट बड़े बड़े फंड मैनेजर भी सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केट का जो उतार चढ़ाव है ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और कभी एक बॉटम आ गई है और एक उछाल की तैयारी हो रही है और इतनी बड़ी रैली आएगी कि एक साल में 100% का रिटर्न भी आ सकता है, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो टाइमिंग, आपको लक, जब आपका लक फेवर कर रहा है तभी काम करेगा, लेकिन आप लक पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसलिए आपको टाइम पे फोकस करना है कि मैं कितना लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट में रह सकता हूं और वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं। एक स्टडी है, हमने कुछ टाइम पहले करी थी, कि अगर आपने 2009 में पैसे लगाए होते जनवरी में 10 लाख रुपए, तो वो नवंबर 2021 तक ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए हो चुके हैं, जस्ट अगर आप उसको सेंसेक्स निफ्टी में लगाते। और अगर आप अपने 5 बेस्ट दिन खो देते, मतलब आप ऐसे 5 दिन होते जो आप इन्वेस्ट नहीं करते और अपने हिसाब से टाइमिंग करके कर रहे होते हैं, और आपने उसमें 5 बार आप चूक गए, तो उसमें से आपका नुकसान 20 लाख रुपए का होता, आप 40 लाख रुपए कमा पाते। अगर आप 10 दिन मिस कर जाते तो आपका नुकसान 30 लाख रुपए हो जाता, आप 30 लाख रुपए सिर्फ कमा पाते, 10 को 30 कर पाते। अगर आप 30 दिन मिस कर जाते तो आपका पैसा सिर्फ 20 लाख रुपए होता 13 सालों में। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में एक साल में 200 दिन होते हैं और 13 साल में 260 दिन, अबाउट 2000 के ऊपर दिन है, और आप सिर्फ 5 या 10 बार भी चूक गए तो आपका रिटर्न बहुत कम हो जाता है। ये है टाइमिंग की टाइमिंग को नुकसान करने वाला तरीका। तो आप टाइम दीजिए पूरे, अपने सिस्टमेटिक तरीके से SIP करिए, सालाना इन्वेस्टमेंट करिए, जिससे आपको पैसा मिलता है तब करिए, शायद आप बेटर पैसा कमा पाएंगे रादर देन टाइमिंग द मार्केट। संतोष, इस पूरी चर्चा में हम लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग का आपका पहला कदम है, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। किस तरह से लाइफ इंश्योरेंस को लेकर लोगों में गलतफहमियां हैं, कैसे समझाएंगे इसको? सो कविता, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम देखते हैं ईटी मनी में, एंड मेरे पर्सनल इंटरेक्शंस में भी मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है, ये होता है कि लोग इंश्योरेंस को, एक प्योर इंश्योरेंस को एक एक्सपेंस मानते हैं, जो कि वो करना नहीं चाहते। और वो चाहते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी हो कि मैच्योरिटी पे कुछ वैल्यू मिले। ये एक FD नहीं है जो आपको आपके पैसे जो आप सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पे आपको ब्याज दर मिले और आपको पैसा वापस मिले। इंश्योरेंस लिया जाता है कि कोई जोखिम का टाइम आ जाए, या कोई अनएक्सपेक्टेड किसी की डेथ हो जाए, तो उनकी फैमिली को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एक सिंपल ट्रिक यूज करते हैं कि अगर आप 20 साल या 30 साल की पॉलिसी की टेन्योर में आपकी डेथ नहीं हुई तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप टर्म प्लान, तो आप टर्म प्लान का पूरा प्रीमियम का वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप एक इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए जिसमें आपको कवर भी मिलेगा, तो और आपके पास एक मैच्योरिटी वैल्यू भी होगी। तो अगर 30 साल के बीच में आपकी डेथ हो गई तो आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, टर्म कवर भी वैल्यू मिलेगी और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी मिलेगी। तो ये चीज़ देख के लोग फंस जाते हैं और ये नहीं देखते कि जो आपको कवर मिल रहा है एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में वो बहुत कम होता है। मोस्टली पॉलिसी में 5 या 10 लाख का कवर मिलता है और बाकी आपका इन्वेस्टमेंट में जाता है, जो कि 3 से 6% सालाना कमाता है, जो कि EPF से भी कम है। और अगर आप वही टर्म प्लान खरीदते हैं 1 करोड़ रुपए का या 2 करोड़ रुपए का सालाना, तो आपका जो प्रीमियम होता है वो शायद थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस की कंबाइंड पॉलिसी होती है उससे काफ़ी कम होता है। तो आप अपना पैसा एक्चुअली बचा सकते हैं बाय बाइंग अ प्योर टर्म प्लान, और सेविंग्स को एक अच्छी सी SIP कर सकते हैं, रादर देन एक्चुअली सेइंग कि इंश्योरेंस नहीं चाहिए। तो ये एक इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर इंश्योर्ड कंट्री बिकॉज ऑफ दिस,
एंड आई थिंक जितना जल्दी आप पहले टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे, वो शायद आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद देगा, ना कि इन्वेस्टमेंट करना पहले। ये बताएं, लोग एनएवी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं संतोष। क्या एनएवी बहुत ज़रूरी क्राइटेरिया हो जाता है जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचें, या इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है? कविता, एक्चुअली अनलाइक स्टॉक्स, जो शेयर बाजार में स्टॉक्स हैं, एनएवी म्यूचुअल फंड की एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं रखती है। वो सिर्फ एक रिटर्न मेजरमेंट करने का तरीका है। आप अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, भारतीय एयरटेल का शेयर अगर 780 रुपए का है और वोडाफोन आइडिया का शेयर अगर 8.5 रुपए का है आज की प्राइस के हिसाब से, आई गेस, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वोडाफोन आइडिया का शेयर बहुत सस्ता है और ये भारतीय एयरटेल बन सकता है आगे जाके। ये शायद बन भी जाए, शायद ना भी बने, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अगर आप देखेंगे वोडाफोन का शेयर प्राइस कम क्यों है, तो वोडाफोन के शेयर प्राइस में एक वैल्यू है कि आपको मालूम पड़ेगा कि ये इसलिए कम है कि कंपनी बराबर काम नहीं कर रही है, कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही। ये चीज आप म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते। अगर कोई फंड 2005 में लॉन्च हुआ है और उसी कैटेगरी का फंड 2015 में लॉन्च किया है, तो जाहिर है कि 2005 में जो 10 रुपए पे चीज लॉन्च हुई होगी और उसने अगर निफ्टी और सेंसेक्स जितना रिटर्न दिया होगा तो उसकी वैल्यू काफी बढ़ गई होगी। तो आप 2015 में कोई फंड खरीदेंगे जस्ट बिकॉज 10 रुपए का है और सस्ता है, तो आप गलत एक मिस्टेक कर बैठेंगे। और बहुत सारे लोग अभी भी एनएफओ का शिकार बन जाते हैं। सेम फंड सेम स्टोरी खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज सस्ते में मिल रहा है 10 रुपए का, और शायद वो अच्छा फंड भी नहीं होता बिकॉज परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं होता। तो एक एनएवी को देख के कभी भी आप अपना इन्वेस्टमेंट का निर्णय मत करिए। आप रिटर्न्स देखिए। एक फंड ने पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में कितना रिटर्न दिया है वो देखिए। एनएवी का कोई महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं होता है उसके अंदर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.